हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका रोमांच और साहस से भरी कहानियों के इस चैनल पर, जिस पर हम आप लोगों को जंगली जानवरों के शिकार से संबंधित एक से बढ़कर एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी खबर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिन लखपत सिंह की कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, उन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर लखपत सिंह जी मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनका अपने और अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे। दोस्तों, आज के समय में जब ज़्यादातर लोगों की पसंद फेसबुक वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स हो गई है, इस दौर में मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की साहस से भरी सच्ची कहानियाँ लेकर आता हूँ, ताकि आप लोग जंगल और जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की समस्याओं से परिचित हो सकें। साथ ही आप लोगों को उन रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में जानने को मिल सके, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर बहुत से लोगों की जान बचाई है। आप लोगों के प्यार के कारण ही मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाने की प्रेरणा मिलती है। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब आज की कहानी पर आगे बढ़ते हैं। आज जो शानदार कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी भी उत्तराखंड के जंगलों से है। आप में से बहुत से लोगों को उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, जिनमें से 11 ज़िलों में पहाड़ी भाग है और मात्र 2 ज़िले उधमसिंह नगर और हरिद्वार ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ मैदानी भाग है। मतलब कि उत्तराखंड का अधिकांश एरिया पहाड़ों से भरा पड़ा है। आज जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से है। टिहरी में गजा नाम की एक तहसील है और यहाँ पर चीड़ और देवदार के घने जंगल पाए जाते हैं। ये पहाड़ी एरिया है। यहाँ के जंगलों में जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 2008 से, जब एक दिहाड़ी मजदूर शाम को 6 बजे के करीब अपने काम पर से छूटकर बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्षेत्र पहाड़ियों वाला था। पहाड़ों में पैदल रास्ते ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये रास्ते काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और ढलान वाले होते हैं, जिन पर दोपहिया गाड़ी भी नहीं चल सकती है। ज़्यादातर रास्तों में एक तरफ पहाड़ी होती है और दूसरी तरफ गहरी खाई। ऐसे रास्तों में पैदल चलना ही सबसे सुरक्षित होता है। इसलिए ये आदमी भी पैदल पैदल अपने घर की तरफ लौट रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जुलाई का महीना था, इसलिए अभी अंधेरा होने में समय था। ये आदमी कोई पहाड़ी गीत गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ते जा रहा था। उस रास्ते पर ये केवल अकेला व्यक्ति था। तभी इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसके पीछे कुछ आवाज़ हुई। वो जैसे ही पलटा, तभी एक लेपर्ड उसके ऊपर कूद पड़ा। लेपर्ड का भार उस आदमी के ऊपर पड़ते ही वो आदमी नीचे गिर पड़ा और लेपर्ड उसके ऊपर चढ़कर उस आदमी की गर्दन को अपने जबड़े से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह आदमी ताकतवर था। इस आदमी ने लेपर्ड के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। इस आदमी से ऐसी प्रतिक्रिया पाकर लेपर्ड हड़बड़ा गया और वो उसे छोड़कर भाग गया। फिर भी इतनी देर में इस लेपर्ड ने उस आदमी के शरीर पर अपने नाखूनों से काफ़ी जगहों पर नोच डाला था। यह आदमी एकदम डर गया था। ये एकदम बदहवास होकर तेज़ी से भागते हुए अपने गांव पहुंचा। तब जाकर गांव वालों ने इस आदमी को अस्पताल पहुंचाया। इस आदमी के पूरे कपड़े खून से भीग चुके थे। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद गजा तहसील के अंतर्गत ही बवड़ नामक गांव में एक और घटना घटी। इस गांव के किनारे की तरफ एक घर था, जिस घर के आंगन में एक 16-17 साल की लड़की झाड़ू लगा रही थी। तभी ये लेपर्ड भी वहां पर पहुंच गया, लेकिन ये लड़की इस बात से अनजान थी। ये लेपर्ड छुपते छुपते लड़की के नज़दीक आया और जैसे ही इस लेपर्ड ने सही मौका देखा, इस लेपर्ड ने लड़की पर हमला कर दिया। उसे लगा था कि वो बड़ी आसानी से इस लड़की को मार डालेगा, किंतु इस लड़की ने भी लेपर्ड के हमले का जवाब दिया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। इस लड़की की चीख पुकार सुनकर लड़की के घर वाले तुरंत आंगन में आ गए। घर के अंदर से लोगों को बाहर आते देख इस लेपर्ड को वहां से भागना पड़ा। लड़की के परिवार वालों ने इस लेपर्ड का पीछा करने की कोशिश, लेकिन लेपर्ड वहां से तेजी से भाग निकला।
लड़की के सीने पर लेपर्ड ने अपने नाखूनों से गहरे घाव किए थे, जिनसे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इस लड़की को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। काफ़ी दिनों तक लड़की का अस्पताल में इलाज चलता रहा, तब जाकर वो पूरी तरह से ठीक हो पाई। लेकिन उसके शरीर पर घाव के निशान जीवन भर के लिए छप चुके थे। अपने पहले दोनों प्रयासों में लेपर्ड असफल रहा था, इसलिए इस बार लेपर्ड के और अधिक चालाकी से हमला करने की संभावना थी। जैसा कि डर था वैसा हुआ भी। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दूसरे गांव में 4-5 साल की लड़की सुबह सुबह अपने घर के सामने खेल रही थी। तभी ना जाने कहां से ये लेपर्ड वहां पहुंच गया। हालांकि इस लड़की का पूरा परिवार भी घर के बाहर ही था। वो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई ककड़ी और तोरई की बेलों के लिए बाड़ा बना रहा था, तो कोई सुबह के खाने की तैयारी कर रहा था। तभी लेपर्ड फुर्ती से लड़की के पास आया और उसे अपने मुंह में दबाकर भाग चला। लेपर्ड को बच्ची को ले जाते देख बच्ची के परिवार वालों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन लेपर्ड एक तीखी ढलान से होता हुआ गायब हो गया। पूरे दिन इस बच्ची के परिवार वाले गांव वालों के साथ मिलकर अपनी बच्ची को खोजते रहे। बच्ची की माँ रो रो कर सारे जंगल में अपनी बेटी को खोजती रही, लेकिन उसकी बच्ची नहीं मिली। इससे पहले के 2 हमलों में यह लेपर्ड सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि दोनों ही बार इसने जिन शिकारों को चुना था वो शिकार बड़े थे। लेकिन इस बार ये बच्ची बहुत छोटी थी, जो इसके हमले का प्रतिरोध नहीं कर सकी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरी रात सर्च लाइट लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से लड़की का सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उस छोटी लड़की की लाश अगली सुबह मिली। वो भी उस बेचारी बच्ची की लाश में उसके हाथ और पैर का कुछ ही हिस्सा बचा था। बाकी का पूरा शरीर लेपर्ड ने खा लिया था, यहाँ तक कि उसने उस बच्ची की हड्डियाँ तक चबा डाली थी। ये घटना दिल को दहला देने वाली थी। इतनी छोटी बच्ची के मारे जाने से वहाँ के प्रत्येक गांव में दहशत फैल चुकी थी। आसपास के गांव के लोग भी इस घटना से बहुत डर गए थे। बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया गया। इस लेपर्ड से मुक्ति पाने के लिए आसपास के गांव के कई 100 लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसों पर जाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जल्द से जल्द किसी शिकारी को वहां पर आदमखोर को मारने के लिए तैनात किया जाए। 25 अगस्त 2008 को टिहरी के वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इस लेपर्ड को आदमखोर घोषित कर दिया गया। तब जाकर वहाँ के डीएफओ ने इस लेपर्ड को मारने के लिए मुरादाबाद के 2 शिकारी दलों को बुलाया और उन दोनों शिकारी दलों के नाम पर परमिट जारी किया। लेकिन ये दोनों ही शिकारी दल वहाँ आने के 1 हफ्ते बाद ही वापस लौट गए, क्योंकि इन शिकारी दलों के साथ वहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह आपको आगे कहानी में पता चलेगा। बाहरी शिकारियों के जाने के बाद कुछ लोकल शिकारियों ने लेपर्ड को मारने की कोशिश की, लेकिन इन शिकारियों का जुनून कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ गया। लेपर्ड को आदमखोर घोषित किए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। इस बीच इस लेपर्ड द्वारा किसी भी आदमी या बच्चे पर अटैक नहीं किया गया और ना ही किसी भी आदमी को लेपर्ड दिखा, इसलिए धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा। लेकिन लेपर्ड भी इसी बात की फिराक में था कि कब लोग फिर से घरों से बेहिचक पहले की तरह बाहर आने जाने लगे और वो उनको अपना भोजन बनाए। तभी 16वें दिन 9 सितंबर सन 2008 को एक आदमी शाम के समय अपने घर की ओर जा रहा था। जिस रास्ते पर वो चल रहा था, इस रास्ते के एक तरफ पहाड़ी थी और ना जाने कब से ये लेपर्ड उसी पहाड़ी पर आकर बैठा हुआ था। लेपर्ड के व्यवहार से ये पता चल रहा था कि ये लेपर्ड जानबूझकर वहाँ पर बैठा हुआ था, ताकि वो नीचे के रास्ते पर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रख सके। और जैसे ही इसने इस आदमी को अपने नीचे से गुजरते हुए देखा, ये लेपर्ड उसके ऊपर कूद पड़ा। लेपर्ड का भार अपने शरीर पर पड़ते ही ये आदमी भी ज़मीन पर गिर पड़ा। एकदम अचानक से हुए हमले से ये आदमी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब तक कि वो समझता कि उस पर आदमखोर का हमला हुआ है, लेपर्ड उसके ऊपर चढ़ गया था। लेकिन जैसे ये लेपर्ड उसके ऊपर चढ़ा, इस आदमी ने अपने घुटने को मोड़ते हुए पैर से जोर से धक्का मारा
और लेपर्ड कुछ दूर जा गिरा। इतनी जानदार प्रतिक्रिया देखकर लेपर्ड समझ गया कि वो इस आदमी को भी नहीं मार पाएगा। लेपर्ड वहाँ से भाग निकला। यह आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगा। पास में ही कुछ घर थे। इस आदमी की चीख पुकार सुनकर थोड़ी देर में और लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए। इस आदमी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद इस आदमी को छोड़ दिया गया। चौथी घटना के बाद वहाँ के डीएफओ को ये समझते देर नहीं लगी कि यहाँ के लोकल शिकारियों द्वारा लेपर्ड को मारा जाना असंभव है। उन्हें इस लेपर्ड को मारने के लिए बाहर से किसी न किसी शिकारी को बुलाना होगा। हालांकि तब तक लखपत सिंह का नाम भी मशहूर शिकारियों में गिना जाने लगा था। डीएफओ ने तुरंत ही लखपत सिंह को एक पत्र भेजा। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, लखपत सिंह एक सरकारी टीचर थे और उन्हें बार बार ऐसे कामों से छुट्टी लेने के लिए सरकारी पत्र की आवश्यकता होती थी। इस पत्र के आधार पर स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा लखपत सिंह को टिहरी के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। 14 अगस्त 2008 की शाम को लखपत सिंह अपने साथ अपने दोस्त वीरेंद्र को लेकर रवाना हो गए। ये लोग टिहरी तक का रास्ता तो जानते थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें लोगों से पूछना पड़ा कि गजा तहसील का क्षेत्र किस तरफ है। लोगों से पूछते पूछते ये लोग गजा पहुंच ही गए। वहाँ पहुंचने के बाद ये सबसे पहले वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस पहुँचे, जहाँ पर फॉरेस्ट कर्मचारियों द्वारा इन लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई। लखपत सिंह ने रात में ही फॉरेस्ट कर्मचारियों से उस लेपर्ड के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप लोग बहुत थक गए होंगे, आप लोग अभी आराम करिए, हम सुबह के समय में आपको लेपर्ड के बारे में पूरी जानकारियाँ दे देंगे। लेकिन लखपत सिंह ने कहा कि वो आराम नहीं करेंगे, वो अभी रात में ही लेपर्ड को ढूंढने के लिए पेट्रोलिंग करेंगे। इसलिए वो उन्हें यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दें, जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में बैठकर पेट्रोलिंग कर सके। लखपत सिंह अक्सर रात में ही गाड़ी से लेपर्ड को ढूंढते थे। वो सर्च लाइट से रास्ते के किनारे रोशनी मारते थे और जैसे ही ये रोशनी किसी लेपर्ड पर पड़ती थी तब उसकी आंखें चमकने लगती। इन आंखों के चमकने से ही लखपत सिंह समझ जाते कि वहाँ पर लेपर्ड है। लेपर्ड को अंधेरी रात में ढूंढने का ये लखपत सिंह का अपना स्टाइल था। लखपत सिंह अपने साथी के साथ उसी रात पेट्रोलिंग के लिए चल दिए। सुबह में 4 बजे तक वो लोग पेट्रोलिंग करते रहे थे। इस बीच उन्हें एक बहुत छोटा लेपर्ड दिखा था, जिसकी उम्र 2 या 3 साल ही रही होगी। ये लेपर्ड सड़क पर ही चल रहा था, लेकिन जब तक कि वो उस लेपर्ड के पास तक पहुंचते, लेपर्ड सड़क पार करके जंगल में चला गया था। उसी रात पेट्रोलिंग करते समय कुछ लड़कों ने हाथ देकर लखपत सिंह की गाड़ी को रोकने का इशारा किया। इन लड़कों की उम्र 20 या 22 साल रही होगी। इतनी रात में उन लड़कों को सड़क के बीचों बीच खड़ा देख लखपत सिंह को लगा कि शायद इन लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो उनकी गाड़ी को रुकवा रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी गाड़ी रोक दी, लेकिन गाड़ी के रुकते ही उन लड़कों ने लखपत सिंह और उनके साथी को धमकाना शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना था कि यहाँ रात में जो कोई भी आता जाता है हम उसे बहुत मारते हैं और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी बुरा होगा। ये तुमको हमारी पहली और आखिरी वार्निंग है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़के शराब पिए हुए थे। लखपत सिंह ने उन पियक्कड़ लड़कों से उलझना सही नहीं समझा और वो वापस वन चौकी पर आ गए। सुबह के समय में उन्होंने फॉरेस्ट कर्मचारियों से पूछा कि रात में उन्हें कुछ लड़के मिले थे जो हम लोगों को इस जगह से चले जाने के लिए धमका रहे थे। वो लड़के कौन थे? फॉरेस्ट वालों ने बताया कि यहाँ के कुछ लड़के भयंकर नशेड़ी बन गए हैं, जो रात में नशा करके बवाल काटते हैं। उन लड़कों के परिवार वाले भी उनसे बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोगों से पहले जो 2 शिकारी दल यहाँ पर आए थे, ये लोग उन्हें भी ऐसे ही धमकाते थे। इसलिए ही वो दोनों मुरादाबाद के शिकारी दल यहाँ से 1 हफ्ते में ही वापस लौट गए। हालांकि उन लोगों ने पुलिस से मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई खासा सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। लखपत सिंह ने कहा कि एक तो हम लोग बाहर से आकर यहाँ पर इन लोगों के लिए ही आदमखोर को मारने के लिए आए हैं और यहाँ आकर उल्टा हमें ही धमकी मिल रही है। अगर यहाँ के लोगों का ऐसा ही व्यवहार रहा तो कोई भी शिकारी यहाँ से वापस लौट जाएगा। अगर उन लोगों की ऐसी हरकतें बनी रही तब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। फॉरेस्ट वालों ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है,
उन लड़कों से हम लोग निपट लेंगे। लखपत सिंह ने अपना शिकारी अभियान जारी रखा। दिन के समय में वो जंगल के पैदल रास्तों के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। ये लेपर्ड ज़्यादा बड़े एरिया में एक्टिव नहीं था। ये मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के एरिया में एक्टिव था। ये बस उन्हीं गाँव में हमला कर रहा था जो 4-5 किलोमीटर के दायरे में थे। इसलिए लखपत सिंह इन गाँवों को आपस में जोड़ने वाले सभी पैदल रास्तों को देखना चाहते थे, ताकि उन्हें पैदल रास्तों पर किसी लेपर्ड के फुटप्रिंट्स जरूर मिले। इन रास्तों पर लेपर्ड के फुटप्रिंट्स मिलने की संभावना सबसे अधिक थी। लखपत सिंह का अंदाज़ा सही था। उन्हें एक रास्ते पर एक बड़े नर लेपर्ड के फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लेपर्ड अक्सर इस रास्ते का प्रयोग करता था। फुटप्रिंट्स का साइज देखकर ऐसा लग रहा था कि लेपर्ड जवानी को पार चुका है और अब बुढ़ापे की ओर बढ़ चला है। लखपत सिंह ने देखा कि उस लेपर्ड के सबसे ताज़ा फुटप्रिंट्स एक बार गांव की तरफ गए थे और उसके बाद वो गांव से वापस जंगल में लौट आए थे। लखपत सिंह ने इन वापस लौटते फुटप्रिंट्स का पीछा करना शुरू किया। लेपर्ड चीड़ के जंगलों से होकर गुजर रहा था और लेपर्ड के फुटप्रिंट्स देखकर लखपत सिंह यह अनुमान लगा रहे थे कि लेपर्ड ने आज सुबह ही इस रास्ते का प्रयोग किया है। इस समय लखपत सिंह के साथ वीरेंद्र भी था। लेपर्ड के फुटप्रिंट्स लगभग 1 किलोमीटर तक उन्हें साफ दिखते गए। एक जगह पर यही फुटप्रिंट्स दिखना बंद हो गए। वो दोनों वहीं पर रुक गए। लखपत सिंह ने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तभी उनको एक झाड़ी के नीचे कोई सफ़ेद चीज़ दिखाई दी। वो चीज़ उसी जगह पर एकदम स्थिर थी, जिसे देखकर पहले तो उन्हें लगा कि ये सफ़ेद चीज़ लेपर्ड का पेट है। वो बहुत धीरे धीरे झाड़ी की तरफ बढ़े और उन्होंने अपनी राइफल को उस सफ़ेद चीज़ की तरफ पॉइंट किया हुआ था। जब वो झाड़ी के इतना पास पहुंच गए कि वो नीचे बैठकर उस सफ़ेद चीज़ को अच्छे से देख पाए, तब वो नीचे बैठे और उन्होंने झाड़ी में देखा। वो गोली चलाने ही वाले थे, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि ये सफ़ेद चीज़ लेपर्ड का पेट है। लेकिन वो चीज़ लेपर्ड का पेट नहीं, बल्कि एक सफ़ेद बछड़े का पेट था, जिसके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, जिसका मतलब कि ये बछड़ा जिंदा नहीं, मरा हुआ था और ये उसी लेपर्ड का शिकार था। लखपत सिंह ने अपने साथी को हाथ से इशारा किया कि वो वहीं पर रुके रहें। उन्होंने अकेले ही और पास जाकर बछड़े की लाश को देखा। लेपर्ड ने बछड़े की लाश पर से ज़्यादा मांस नहीं खाया था। हो सकता है कि इस लेपर्ड ने एकदम सुबह सुबह ही इस बछड़े को मारा था और उजाला होने के बाद उसने अपनी जगह बदल दी थी। और ऐसी परिस्थिति में ये निश्चित था कि लेपर्ड अपने शिकार पर वापस लौटेगा, क्योंकि इस बछड़े को मारने में उसे काफ़ी मेहनत लगी होगी। इतनी मेहनत के बाद वो थोड़ा सा मांस खाकर संतुष्ट नहीं हो सकता था। अभी भी ये लेपर्ड इस बछड़े की लाश पर से 2-3 दिन तक आराम से अपना पेट भर सकता था। यहाँ पर लेपर्ड का इंतज़ार करने के लिए मचान बनाना आवश्यक हो गया था। लेकिन यहाँ आसपास ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे और इन पेड़ों पर मचान नहीं बांधा जा सकता था, क्योंकि चीड़ के पेड़ ज़्यादा टहनी वाले नहीं होते हैं। ये एकदम सीधा और लंबे खड़े होते हैं। आसपास किसी भी पेड़ के ना होने के कारण लखपत सिंह के पास एक ही ऑप्शन था कि वो ज़मीन पर बैठे और ज़मीन पर ही अपने छुपने लायक जगह बना ले। इसलिए उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई। तब उन्हें अपने से लगभग 30 मीटर दूर एक पहाड़ी पर ऐसी जगह दिखाई दी जिस पर बैठा जा सकता था। लेकिन उस जगह के एक तरफ तीखी ढलान थी, जिस पर लुढ़कने से किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती थी। लेकिन इस तीखे ढलान का एक फ़ायदा ये भी था कि वो लेपर्ड उस तरफ से नहीं आ सकता था। लखपत सिंह ने वीरेंद्र से पूछा कि क्या हम लोग उस जगह पर अपने छुपने लायक जगह बना सकते हैं। वीरेंद्र ने भी जब उस जगह को देखा तो उसने लखपत सिंह से कहा कि वैसे तो हमें पेड़ पर ही मचान बनाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर बैठने से लेपर्ड का खतरा बढ़ जाएगा और अगर किसी भी तरह से लेपर्ड को ये पता लगेगा कि यहाँ पर 2 आदमी बैठे हुए हैं तो ये लेपर्ड वैसे ही आदमखोर है, तो ये बछड़े की लाश को छोड़कर हम पर ही हमले की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर आसपास कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिस पर हम बैठ सकें, इसलिए हम लोगों की मजबूरी है कि हमें उसी जगह पर बैठना पड़ेगा। लेकिन हमें उस जगह को बहुत मजबूती और चालाकी से बनाना पड़ेगा, ताकि लेपर्ड को ये पता ना चल सके
कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों ने चीड़ की गिरी हुई कुछ मोटी मोटी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उनको आपस में बांध कर छुपने लायक जगह बनाने लगे। लगभग 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद उस जगह का खाका बनकर तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने लकड़ियों के ऊपर सूखी घास बिछा दी और यह हाइड आउट प्लेस जिस जगह पर बना था वहाँ से उस बछड़े की लाश नीचे ढलान की ओर थी और ये जगह सिर्फ 2 लोगों के बैठने लायक बनाई गई थी, जिस पर ये लोग सिर्फ सामने की ओर निशाना लगा सकते थे। हालांकि ये लोग उस जगह के अंदर से अपने अगल बगल की तरफ भी देख सकते थे, लेकिन ये उस तरफ अपनी राइफल को घुमा नहीं सकते थे। बछड़े की लाश सामने की तरफ नीचे थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सिर्फ सामने की तरफ राइफल को बाहर निकालने के लिए एक जगह छोड़ी थी। नीचे की ज़मीन बहुत ठंडी थी, इसलिए इन लोगों ने अपने बैठने के लिए नीचे चीड़ के सूखे पत्ते बिछा दिए ताकि ये लंबे समय तक वहाँ पर बैठ सकें। इस हाइड आउट प्लेस को देखकर लखपत सिंह को ऐसा लगा कि ये जगह सटीक 2 लोगों के बैठने लायक बनी है। इन लोगों ने जानबूझकर अपना हाइड आउट प्लेस छोटा बनाया था ताकि जब वो लेपर्ड यहाँ पर आए तब उसे शक भी ना हो। जब इन लोगों ने वो जगह पूरी तैयार कर दी तब शाम को 4 बजे के करीब ये लोग उसमें जाकर बैठ गए। अभी भी इनके पास 2.5 घंटे का समय बचा था, क्योंकि शाम को 6:30 बजे के बाद ही अंधेरा होना था। लखपत सिंह भगवान से मना रहे थे कि लेपर्ड उजाले में ही यहाँ पर आ जाए। उजाले में लेपर्ड पर निशाना लगाना कुछ आसान होगा। ये लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, इसलिए रात में लेपर्ड के हमले का खतरा भी बढ़ गया था। इसी वजह से लेपर्ड का उजाला रहते ही यहाँ आ जाना इन लोगों के लिए उचित था। इन लोगों को वहाँ बैठे 1 घंटा बीत चुका था। तभी इन लोगों को एक हिरण के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ लखपत सिंह के पीछे की तरफ से आई थी। हो सकता है कि ये हिरण लेपर्ड को देखकर ही बोला होगा, इसलिए ये लोग एकदम सचेत हो गए। लेपर्ड अपनी जगह से चल पड़ा था। लखपत सिंह बार बार उस बछड़े की लाश की तरफ देख रहे थे। बाहर देखने के लिए उस हाइड आउट प्लेस में छोटे छोटे छेद बनाए गए थे। अगले 5-10 मिनट तक उन्हें बछड़े की लाश के पास लेपर्ड नहीं दिखा। लखपत सिंह का साथी वीरेंद्र जिस घास पर बैठा हुआ था वो घास बहुत फिसलन वाली थी। दरअसल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लोग चीड़ के सूखे पत्तों को बिछाकर उस पर बैठे हुए थे और चीड़ के सूखे पत्ते बहुत फिसलन भरे होते हैं। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन लोगों को इसके बारे में अच्छे ढंग से पता होगा। इस सूखे पत्तों पर पैर रखने पर ये वैसे ही फिसलती है जैसे कि बरसात में चिकनी मिट्टी पर पैर रखने पर फिसलते हैं। वीरेंद्र सिंह भी बार बार फिसल कर अपनी पोजीशन से 1-8 फीट नीचे चले जा रहा था, इसलिए वो बार बार ऊपर को खिसक रहा था। तभी एक बार उठकर जब वो पीछे जा रहा था तभी उसका ध्यान उस जगह के पीछे की तरफ गया। अभी तक वो लोग सिर्फ सामने की ओर नज़र रखे हुए थे। पहले तो उसे पीछे की तरफ कोई चीज़ नहीं दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद उसका ध्यान किसी चीज़ ने अपनी ओर आकर्षित किया। उस चीज़ को देखते ही वो एकदम शांत हो गया और उसने अपनी कोहनी से लखपत सिंह को इशारा किया। उसके हाव भाव देखकर लखपत सिंह समझ गए कि जरूर वीरेंद्र ने पीछे की तरफ लेपर्ड को देख लिया है। लखपत सिंह ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को उस तरफ घुमाया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन लोगों ने अपने छुपने लायक बहुत छोटी जगह बनाई थी, जिसमें से ये लोग सिर्फ एक ही तरफ को मुंह करके बैठ सकते थे। ये उसके अंदर घूम नहीं सकते थे, इसलिए लखपत सिंह ने अपनी गर्दन को घुमाकर पीछे देखा। उनसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा लेपर्ड बैठा हुआ था। लेपर्ड वहाँ पर आ चुका था। लखपत सिंह ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उस समय 5:15 बज रहे थे, इसलिए इन लोगों के पास अभी भी पर्याप्त समय था। अभी अंधेरा होने में काफ़ी समय बचा था। इतनी देर में वो लेपर्ड बछड़े की लाश पर जरूर पहुंच जाएगा। यही सोचकर लखपत सिंह फिर से आगे की तरफ देखने लगे। उन्होंने वीरेंद्र को भी इशारा किया कि वो भी सामने की तरफ ही देखे। वो दोनों बार बार बछड़े की लाश की तरफ देख रहे थे, लेकिन लेपर्ड वहाँ आ ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो लेपर्ड वहाँ नहीं था। अगर लेपर्ड वहाँ नहीं था तो वो कहाँ गया?
कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लेपर्ड को यहाँ पर खतरे का आभास हो गया हो और वो वहाँ से निकल गया हो। ये लोग फिर भी वहाँ पर शांति से बैठे रहे। इन्हें अभी भी उम्मीद थी कि लेपर्ड बछड़े की लाश पर आ सकता है। उसके बाद लगभग 40 मिनट बाद उन्हें फिर से एक बार लेपर्ड दिखा और इस बार ये लेपर्ड उनसे दाएं तरफ लगभग 30 मीटर की दूरी पर था और ये लेपर्ड ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तरफ ही देख रहा है। लखपत सिंह हाइड आउट में से लेपर्ड को देख रहे थे और लेपर्ड भी उनके हाइड आउट की तरफ ही देख रहा था। अभी तक लखपत सिंह को ये नहीं लगा था कि लेपर्ड ने उनको वहाँ बैठे देख लिया है। अभी भी उनके मन में इस बात की उम्मीद थी कि लेपर्ड बछड़े की लाश पर जाएगा और वो उस पर गोली चला देंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि लेपर्ड ने लखपत सिंह को वहाँ बैठे देख लिया था और वो लखपत सिंह पर हमला करने की फिराक में था। हर थोड़ी देर बाद जब लखपत सिंह लेपर्ड की तरफ देखते तब उन्हें लेपर्ड अपने और पास दिखता। दरअसल ना जाने कैसे उस लेपर्ड को उस हाइड आउट प्लेस में बैठने के बाद भी लखपत सिंह एकदम साफ दिख रहे थे। जब जब लखपत सिंह लेपर्ड की तरफ देख रहे थे तब लेपर्ड एकदम रुक जा रहा था और जैसे ही लखपत सिंह लेपर्ड पर से अपनी नज़र हटा रहे थे लेपर्ड उनके और पास आते जा रहा था। जब वो लेपर्ड उनके 10 मीटर की दूरी पर आ गया तब जाकर लखपत सिंह ये जान पाए कि ये लेपर्ड उन्हीं को मारने की फिराक में है। इस लेपर्ड का निशाना वो बछड़ा नहीं बल्कि खुद लखपत सिंह है। लेकिन यहाँ पर दुविधा ये थी कि वीरेंद्र के वहाँ बैठने से उस हाइड आउट प्लेस में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो घूमकर लेपर्ड पर गोली चला सके। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये भी थी कि लेपर्ड उनके दाहिने तरफ था। अगर यही लेपर्ड उनके बाएं तरफ होता तब वो अपनी राइफल को बाएं कंधे पर लगाकर दाहिने हाथ से ट्रिगर दबा सकते थे, लेकिन लेपर्ड उनके दाहिने तरफ था। ऐसे में उन्हें बाएं हाथ से गोली चलानी पड़ती और ऐसा करना नामुमकिन ही था। लखपत सिंह एकटक लेपर्ड की तरफ देख रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वो जैसे ही लेपर्ड पर से अपनी नज़र हटाएंगे लेपर्ड उन पर कूद पड़ेगा। दूसरी तरफ वो लेपर्ड भी लखपत सिंह पर से अपनी नज़र नहीं हटा रहा था। करते करते शाम के 6:15 बज चुके थे और कुछ ही देर में अब अंधेरा होने वाला था। अंधेरा होते ही लखपत सिंह को टॉर्च के भरोसे रहना पड़ता। वहाँ पर एक बात ये भी थी कि अगर वो लेपर्ड रात में इन दोनों में से किसी पर भी हमला करता है तब ऐसा हो सकता है कि वो अपने बाएं तरफ की तीखी ढलान से नीचे गिर जाए। उस स्थिति में भी उन लोगों की मौत निश्चित थी। लखपत सिंह समझ चुके थे कि अब उन्हें 10-15 मिनट में ही लेपर्ड पर गोली चलानी पड़ेगी। हवाई फायर करने से लेपर्ड को भगाने से अच्छा है हवाई फायर करके लेपर्ड को भगाने से अच्छा है कि वो अपने उल्टे हाथ से ही लेपर्ड की तरफ राइफल को करके गोली चला दे। दोस्तों, आप लोग इस सिचुएशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने जीवन भर अपने दाहिने हाथ से गोली चलाई है, लेकिन एक दिन आपसे कह दिया जाए कि आप अपने सामने खड़े आदमखोर पर बाएं हाथ से गोली चलाओ, वो भी उस वक्त जब वो आदमखोर आप पर कूदने ही वाला है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसी कठिन परिस्थिति में लखपत सिंह को अपनी जान बचाने के लिए यही करना था। उन्हें अपने बाएं हाथ से गोली चलानी थी। लेपर्ड को भगाने से अच्छा ही था कि वो लेपर्ड को मारने के लिए बाएं हाथ से गोली चलाएं। यही तय करके लखपत सिंह ने जैसे तैसे अपनी राइफल की नाल का मुंह लेपर्ड की तरफ किया। उन्होंने सिर्फ अंदाजे से ही राइफल की नाल का मुंह लेपर्ड के शरीर से मिलाया और अपने बाएं हाथ के अंगूठे से राइफल का ट्रिगर दबा दिया। इस गोली के लेपर्ड को लगने का चांस 1000 में से 1 था और ये बात लखपत सिंह भी जानते थे। लेकिन इस गोली को चलाने से पहले उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान से कहा कि अब ये गोली गजा के लोगों की किस्मत तय करेगी। अगर ये गोली सटीक जगह पर लगी तब तो गजा के लोगों की किस्मत अच्छी है, नहीं तो आगे चलकर ये लेपर्ड ना जाने कितने लोगों को मारेगा। गोली राइफल से निकल चुकी थी। रोमांच और डर के मारे लखपत सिंह का पूरा शरीर काँप रहा था और उनके सर से पसीना टपक रहा था। गोली चलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका शरीर एकदम जम गया है। वो कुछ भी
सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। आप समझ लीजिए कि उनकी उस समय क्या हालत रही होगी। वीरेंद्र ने अपने हाथ से धक्का देकर लखपत सिंह को कहा कि वो देखिए, आपने लेपर्ड को मार डाला है। लेपर्ड वहीं पर मरा पड़ा है। लखपत सिंह ने उस तरफ देखा तो सचमुच लेपर्ड वहीं पर गिरा पड़ा था। लखपत सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने कैसे इस लेपर्ड को मार गिराया है। ये जरूर भगवान की मर्जी थी कि आज उस लेपर्ड का खात्मा उनके हाथ से हुआ था। लखपत सिंह और वीरेंद्र उस हाइड आउट में से बाहर निकले। लखपत सिंह ने लेपर्ड का पास से मुआयना किया। गोली लेपर्ड के सीने पर लगी थी। रात होने वाली थी, इसलिए ये दोनों लोग गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने लेपर्ड को मार गिराया है। आप लोग उस जगह पर जाकर लेपर्ड की लाश को वापस गांव में ले आओ। उसी रात गांव के सभी लोग खुशी से हो हल्ला मचाते हुए उस जगह पर पहुंचे और लेपर्ड की लाश को 2 मोटी लकड़ियों के साथ बांधकर गांव में लाया गया। उसकी अगली सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी से लेपर्ड की लाश को तहसील मुख्यालय पर ले जाया गया और फिर वहां से उस लेपर्ड की लाश को टिहरी लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। इस लेपर्ड के आदमखोर बनने की मुख्य वजह बुढ़ापा थी। इस लेपर्ड के नाखून और दांत घिस चुके थे, जिसके कारण ये लेपर्ड जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा था और अंततः भूख के कारण उसे इंसानों पर हमला करना पड़ा था। लखपत सिंह के इस कारनामे की चर्चा उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में भी की गई। यहाँ तक कि मुख्य समाचार पत्रों में भी ये खबर छापी गई थी कि महान शिकारी लखपत सिंह ने आदमखोर के आतंक से टिहरी के लोगों को मुक्ति दिला दी है। लखपत सिंह के द्वारा इस तरह से लेपर्ड को मारने की कहानी सचमुच सारी कहानियों से अलग है, इसलिए मुझे लखपत सिंह की ये कहानी सबसे अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप लोग हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम कॉर्बेट लोड से ही है। आप में से जितने लोग हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, मैं उनका नाम अगली वीडियो के अंत में ज़रूर लूँगा। आप लोगों के प्यार और सम्मान के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। हम लोगों का साथ यूं ही बना रहे। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।